हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों जो क्लास 10th के हैं उनके जो अब एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं आज हम ये जो 2014 का पेपर लेके आई हैं। आप कहेंगे सर 2014 का मतलब क्या है? तो ध्यान रखिए 2014 में जो प्रश्न आपके इस बार होंगे वो रिपीट होंगे, क्योंकि 2014 और उसके बाद में 15 के बाद में क्या है कि 1-2 साल बाद में जो आरबीएसई ने सिलेबस जारी किया, फिर उसके बाद में 20 के बाद में फिर एनसीईआरटी लागू हो गई। तो ये 2014 का पेपर है आपके 10th क्लास में। आप इस पेपर को अच्छे से यदि सोल्व कर लोगे तो डेफिनेट इसमें से हूबहू 60% प्रश्न है वो रिपीट होंगे। आप खुद पेपर देखोगे और आप कहोगे यस सर ने सही कहा था, ये तो रिपीट होने के लायक प्रश्न है। क्योंकि जब हम पढ़ लेते हैं डीपली तो हमें खुद को पता चल जाता है कि कौन से प्रश्न रिपीट होंगे। चलिए हम देखते हैं इनमें। सबसे पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार भी ये आ सकता है। सोडियम क्लोरीन तथा सिलिकॉन में कौन सा उपधातु है? आउट ऑफ द सोडियम क्लोरीन एंड सिलिकॉन विच वन इज द मेटेलोइड? यानी उपधातु का मतलब होता है ऐसा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों के विशेषता ही रखता है। तो सोडियम धातु है, क्लोरीन क्या है? हम कह सकते हैं अधातु है। सोडियम इज मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल, और बचा हुआ कौन है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन प्यारे बच्चों क्या है? मेटेलोइड होता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार रिपीट हो सकता है। सिलिकॉन ध्यान रखें, सिलिकॉन इज ए मेटेलोइड एलिमेंट। सिलिकॉन उपधातु होते हैं। किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर द न्यूट्रल सॉल्यूशन? तो यहाँ ध्यान रखें हमें कि जो उदासीन विलयन है उसकी पीएच की प्रकृति का मान होगा, पीएच का मान होगा 7। नेक्स्ट चलते हैं उदासीन विलयन। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो आसवन जल होता है, आसवन जल ये उदासीन विलयन होता है, इसके पीएच का मान होता है 7। फिर एक ऐसा विलयन भी हम बना सकते हैं, यानी NaCl है। NaCl का जो लवणीय विलयन होता है वो भी विद्युत का उदासीन होता है। अर्थात प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए लवण के जलीय विलयन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इसको जब हम जल में घोलेंगे तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के निर्माण होता है, तो यह भी विलयन उदासीन होता है। चींटी के डंक से स्त्राव होने वाले अम्ल का नाम बताइए। राइट द नेम ऑफ एसिड सिक्रेटेड फ्रॉम द स्टिंग ऑफ एंट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चींटी का जो डंक है, लाल चींटी यहाँ पे है, बेचारी काली चींटी नहीं आएगी, काली चींटी तो खाती नहीं है। फिर आप कहते हो नहीं सर खाती है, प्यारे बच्चों बड़ी कीड़ी होती है उसका नाम होता है बाड़ूडी। बाड़ूडी उसको कहते हैं या दुक्कुड़ी कहते हैं, वो खाती है। लाल चींटी का बात हो रही है तो लाल चींटी में पाया जाता है HCOOH, जिसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, और इसको IUPAC में कहा जाता है मेथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे लाल चींटी हो या नेडल डंक प्लांट हो या हम कह सकते हैं बीज हो अर्थात मधुमक्खी हो, उन सभी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथे प्रश्न में, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है? इनके बारे में जो बहुविखंडन प्रकार का होता है, लेकिन यह संभावित प्रश्न इससे बाहर है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता की गिरावट का प्रमुख कारण है। व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ शार्पली ड्रॉपिंग द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर? तो इसका कारण क्या है? ओजोन की मात्रा धीरे धीरे घट रही है। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है, ओजोन का O सूत्र होता है, अणुसूत्र होता है O3। यह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन क्या पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, यानी समताप मंडल में यह पाई जाएगी। फिर क्या होता है? ओजोन करती क्या है? ओजोन सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को अवशोषित करती है, यानी हम कहेंगे ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द यूवी लाइट फ्रॉम विच कमिंग फ्रॉम द सन, यानी यूवी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। लेकिन क्या है? ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने का कारण है CFC, हाइड्रोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जिसे हम फ्रियोन कहते हैं। ये क्या करते हैं? ओजोन परत को नष्ट करते हैं, अर्थात डिप्लीशन ऑफ ओजोन। CFC कोज्ड द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो यहाँ पे CFC के उत्सर्जन के कारण ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। चलिए
विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आपने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में पढ़ा था विद्युत जनित्र। इस बार ये 100% 3 नंबर का प्रश्न आएगा बच्चों, तो इसको भी आप नज़रअंदाज न करें, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ही सॉकेट में से एक ही समय बहुत से अधिक विद्युत साधित्रों को संयोजित करने पर क्या होता है। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, व्हाट हैपेंड ऑन कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंस एट द टाइम टू ए सिंगल सॉकेट। यदि आप एक ही सॉकेट है, आप इसको समझिए, ये क्या कह रहा है, आपके पास में एक सॉकेट है, यहाँ पर इसमें ही आप क्या कर देते हैं, चक्की लगा देते हैं, इसमें ही आप फ्रेश लगा देते हैं, इसमें ही आप क्या कर देते हैं, अपने टीवी लगा देते हैं, तो क्या होगा, यानी विद्युत धारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फटाका छूट जाएगा। दीपावली से पहले ही क्या हो जाएगी, दीपावली बन जाएगी, अर्थात क्या हो जाता है, अति भारण हो जाता है। अति भारण यानी ओवरलोडिंग हो जाती है, अर्थात यानी जो विद्युत परिपथ हैं वो क्या हो जाता है, विद्युत परिपथ में लगे हुए तार जलने लग जाते हैं, अति भारण की शिकायत आएगी। यानी इसको हम कह सकते हैं कि when the many appliances at the time to a single socket to cause overloading, तो क्या हो जाएगा, अति भारण हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ आपको एक ही उत्तर देना है, अति भारण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 300 कूलाम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण क्या होगा, परिमाण। ए चार्ज ऑफ 300 coulombs is drawn by a filament on an electric bulb for 5 minutes. What? Find the amount of electric current flowing through the circuit. तो चलिए यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों इन्होंने स्पष्ट शब्दों में दे रखा है, क्या दे रखा है, Q का मान इन्होंने दे रखा है 300 कूलाम। T का मान इन्होंने दे रखा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया है, 5 मिनट। ध्यान रखें समय सेकंड में ज्ञात करना है, तो 60 से गुणा करेंगे तो हम कहेंगे 6 पंजिया कितने होते हैं, 30, ये लो, यानी ये इस प्रकार से 300 सेकंड आ गए। डेफिनेट आपका यदि RBSC प्रश्न पूछेगा तो समय को मिनट में ही देगा, यह है 100%, आप ध्यान रखें। तो मिनट में दे दिया इन्होंने, तो हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास में क्या हो गए, हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, C बराबर मेरे पास में क्या आया, यहाँ पे हम कह सकते हैं Q बराबर मेरे पास में आया 300 कूलाम, आ गया ना। और T बराबर मेरे पास में क्या आया बच्चों, 5 गुणा 60 बराबर 300 सेकेंड, ये आ गए। I का मान इन्होंने पूछा है, तो I बराबर होता है Q बट्टा T। तो Q का मान कितना होगा, 300, T का मान कितना होगा, 600। जब ये हम वैल्यू रखते हैं 600, तो यहाँ ये 2 से 2 जीरो की मौत आ गई, 3/2, तो हमारे पास में आंसर आएगा 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो बताइए 2014 का जो ये प्रश्न था वो आपके समझ में आया या नहीं आया। इसी प्रकार खंड ब के रेडॉक्स अभिक्रिया का इसी प्रकार हम इन नेक्स्ट प्रश्नों को हल करेंगे। तो 100% आपके जो अर्धवार्षिक में है और वार्षिक में भी प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न आप देखते रहें, आप खुद देखेंगे तो लगेगा वास्तव में ही ये पेपर में प्रश्न बहुत अच्छे हैं और इनके रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो प्रिय बच्चों, एक बार यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो पुराने पेपर को आप अच्छे से मिलान कीजिए। न्यू कंसेप्ट क्लासेज ये तमाम प्रश्नों के उत्तर है, एक एक करके आपको सोल्व करके बताएगा। तब तक जुड़े रहें, धन्यवाद, और प्रैक्टिस भी साथ में करते रहें।